हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं एक और पॉडकास्ट। और आज मैं बात कर रहा हूं अपने फेवरेट सब्जेक्ट की यानी म्यूजिक की। तो आपको पता है मेरी प्लेलिस्ट में ज्यादातर गाने कौन से हैं? 90s 2000 के। मेरी प्लेलिस्ट फुल ऑफ दोज सॉन्ग्स और उसमें मेरे नंबर वन फेवरेट है एक ऐसा कलेक्शन जो है जतिन ललित का। और आज मेरे साथ ललित पंडित जी खुद हैं और आज हम म्यूजिक पर ढेर सारी बातें करेंगे। तो ललित जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू अमित, थैंक तो ललित जी, से मैंने कहा कि मेरे जो प्लेलिस्ट है, चाहे मैं किधर भी हूँ, मैं भी यूट्यूब हूँ, स्पॉटिफाई, वो सब तरफ आपके गाने हमेशा नंबर वन रहते हैं। मतलब मैं जब भी बहुत लो फील कर रहा हूँ, हैप्पी फील कर रहा हूँ, जी। आपका कोई गाना बजा देता हूँ एंड आई फील नाइस। एंड आई थिंक मैं चलो मिलेनियल्स का हूँ, लेकिन आजकल की जेंजी भी सबसे ज्यादा जो सर्वे आया है कि सबसे ज्यादा 90s और 2000 के गाने हैं वो बजते हैं, सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। समवेयर एक आप जो धुनें बना गए हैं, जो गाने बना गए हैं, जी। वो अभी तक बज रहे हैं, लेजेंड्स हो गए हैं, इतिहास में दर्ज हो गए हैं। तो ऐसी क्या खूबसूरती है मतलब उस दौर के गानों में कि आज भी सुनो तो आप कहीं ना कहीं आपका दिल की जो तरंगे हैं वो झूमने लगती है। देखिए, मुझे ये लगता है कि हम लोग बड़े लकी रहे हैं कि पिक्चरें हमको बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले और बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। और ये बात भी थी कि एक कैपेसिटी भी होती है इंसान की कि किस प्रकार का काम कर सकते हैं जी। और कैसा कर सकते हैं। मैं और जतिन ने हमने जो काम किया है, उसमें हम लोगों ने बहुत ओरिजिनल धुनें बनाई हैं। जी। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक स्टाइल आपका एक जो है वो एविडेंट हो जाता है आस्ते-आस्ते। जैसे आपने कहा कि आप सुनते हैं गाने, तो आपको पता होगा कि ये जतिन ललित के म्यूज़िक का कलर है ये। हालाँकि पिक्चर से पिक्चरों पे अलग-अलग म्यूज़िक देना पड़ता था। जैसे दिलवाले दुल्हनिया और खामोशी वैसे आप बता, उनको वो बधाई दे 6 दूं, दिल महीने के। वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने 30 साल पूरे कर लिए हैं। मैं आपको रोक नहीं पाया आपको बधाई देने के लिए। 30 साल ऐसे लगता है जैसे 30 दिन हो गए बिकॉज़ सॉन्ग्स आर सो जी, फ्रेश। द मूवी हैज़ मेड अ रिकॉर्ड रन और कमाल ही हो गया। मतलब हम जब बना रहे थे तो हमारी ये कोशिश ज़रूर थी कि इसमें ऐसा म्यूज़िक करना है जो यादगार रहे हमारे लिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम। मगर ये इस प्रकार का हो जाएगा, इस लेवल में चला जाएगा, ये कैसे कह सकते थे हम लोग। क्योंकि पिक्चर भी आदित्य चोपड़ा साहब ने इतनी अच्छी बनाई कि अब तक चल रही है जी। और उसमें म्यूज़िक का एकदम कंप्लीट सपोर्ट रहा। म्यूज़िकल पिक्चर बनाई उन्होंने और बहुत ही कमाल काम किया उन्होंने। ये पूरा जो श्रेय है डीडीएलजे का, ये आदित्य चोपड़ा साहब को जाता है और किसी हद तक म्यूज़िक को भी मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। और होता अमूमन ऐसा था कि जब भी हमको शाहरुख की पिक्चर आती थी हमारे, तो हम बहुत केयरफुल हो जाते थे दोनों भाई जी। कि ये शाहरुख की पिक्चर है, इसमें क्योंकि ये एक हमारा लक बहुत अच्छा जमा हुआ था। शाहरुख साहब हमारे साथ ही शुरू हुए थे राजू बन गया जेंटलमैन में। बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, फिर हमने होम प्रोडक्शंस भी उनकी की और भी बाहर की बहुत पिक्चरें की एसआरके के साथ। तो वो एक लक जुड़ जाता है, एक टीम फॉर्म हो जाती है इससे। और क्योंकि ये बहुत बड़ी पिक्चर थी, आदित्य चोपड़ा साहब पहली बार डायरेक्ट कर रहे थे, यश चोपड़ा साहब का बैनर था, जिनके हम बहुत बड़े-बड़े फ़ैन हैं। तो इस पिक्चर में बहुत अच्छा काम तो करना था और जो एक चीज़ बहुत जिसमें कंट्रीब्यूट किया है वो है लता मंगेशकर और आनंद बख्शी साहब। इनके आने से ये म्यूज़िक, क्योंकि हम तो नए थे मगर ये लोग इतने जायंट थे, इतने लेजेंडरी थे ऐसा है कौन है वो जाने कहाँ। कि बहुत फ्रेशनेस भी आई म्यूज़िक में और एक म्यूज़िक उस प्रकार का लॉन्च हुआ ये कि ये बहुत ज़्यादा तो हिट होना ही था, मगर ये कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप बन जाएगा ये हमने कभी नहीं सोचा था और ये हो गया है अब, क्योंकि लॉन्गेस्ट रनिंग फ़िल्म हो जी। गई है डीडीएलजे। और अब मुझे नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड कभी टूट सकता है, क्योंकि इतने साल कौन-सी पिक्चर चलती है। द सेकंड लॉन्गेस्ट रनिंग फ़िल्म इन इंडिया इज़ शोले, 6 साल चली है जी। और ये तो आप जानते हैं कि 30 साल हो गए पिक्चर को। चलते-चलते तो अ, कमाल ही हो गया है। ये तो मतलब अ, अनहर्ड ऑफ और हमारे लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये इस फ़िल्म से ही हमारे जो करियर है वो एक अलग लेवल पे आया है। इसके बाद बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्म करने का मौका मिला। करण जौहर जी की कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम की। जी। आदि के साथ हमने मोहब्बतें की, उनकी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल। और आप फिर खामोशी का नाम ले रहे थे। हाँ, खामोशी का मैं इस प्रकार से बोल रहा था कि खामोशी और डीडीएलजे का जो म्यूज़िक है, जी। वो बहुत मुख्तलिफ है।
मगर दोनों कुछ 6 महीने के बीच में आए हैं। जी। तो वो कलर जो था हमारा, वो एक बहुत एविडेंटली फ़िल्म के हिसाब से चेंज करने जैसी कैपेसिटी थी, और ओरिजिनल म्यूज़िक देने में बहुत अब क्योंकि ये सब खुल गया है, इतनी चीज़ें मालूम पड़ती है, तो जो मेरे फ़ेवरेट म्यूज़िक गाने थे 90s के, अब मुझे मालूम पड़ता है कि अरे ये कोई पाकिस्तानी गाना था, या ये कोई इंग्लिश गाना था, या कोई ये शैडोज़ का गाना था, या मद्रास का गाना था। तो अब मुझे सुन के अजीब लगता है, अरे यार ये क्या, जो मुझे बहुत पसंद है पर वो कहते हैं ना कि सुर तो साथ ही होते हैं, अगर एक सुर किसी से जुड़ जाए तो कोई गलत बात नहीं, अगर नहीं, गलत बात की बात ही नहीं है, ये तो बात सही बोल रहे हैं। सुर वैसे 7 नहीं होते, 12 होते हैं। क्योंकि 5 फ्लैट्स एंड शार्प्स भी होते हैं। मगर आप सही बोल रहे हैं कि मैच हो जाते हैं, मगर कंपोजिंग में 2 चीज़ अहम होती है। जी। एक तो गाने का हम जो कहते हैं मीटर, गाने की चाल जो होती है, जी। और गाने के सुर जो होते हैं। ये 2 कहीं मिल जाए, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि करोड़ों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसके। जी। वो तो कंपोज़र के सोचने पे है। मगर ये तो मालूम पड़ता ही है कि ये इस गाने से किया हुआ है, ये इस गाने से किया हुआ है, पाकिस्तानी का गाना है। अभी पाकिस्तानी कितना आवाज़ कर रहे हैं, आपको पता ही होगा कि ये हिंदुस्तान ने ये हमारा गाना लिया है, तो इससे नाम भी ख़राब होता है कंट्री का। और अजीब सी बात है, हमने कभी सोचा ही नहीं इस डायरेक्शन में। हालाँकि बहुत बार मैं आपका कहूँ अमित कि हमारे पास एक्टर्स जो आते थे, वो अपना-अपना फ़ेवरेट गाना लेके आते थे, बहुत रेयरली कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है यार, इसका मैं कुछ करना चाहता हूँ, इसको अच्छा। करिए। तो हम लोग कर भी देते थे। हुँ। जैसे सन्नी देओल की पिक्चर हमने की थी दिल लगी, हुँ। तो वो हाँ, बहुत वो आपने उसपे एक पूरा बहुत कंपोज़िशन बहुत ही म्यूज़िकल इंसान है, जी। और बहुत अच्छा मज़ा आया था हमको फ़िल्म करने में। उसमें एक एक गाना उनको बहुत पसंद था। हाँ, हाँ, ये प्यार है। हाँ, तो वो हमने बहुत पसंद था, तो हमने उसको अपने हिसाब से किया। बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसे इंस्टेंस में कभी-कभी यू कैन से कि चलो ये जी। हो गया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेगुलरली आप कर रहे जी। हैं। और अभी और खतरनाक बात हो गई। तब तो आप जानते हैं कि एआई आ गया अब तो। तो ये एक ऐसा दौर आ गया कि आप गाने जो हैं वो कंप्यूटर बना के दे देता है आपको। मगर एक मैं बात कहूँगा कि जी। कंप्यूटर बना लेते हैं और उसमें कंपोज़ हो जाते हैं, हार्मोनी भी अजीब-सी लगती है, करेक्ट। मगर जो दिल से निकली हुई चीज़ होती है, जो क्रिएशन होती है, इसीलिए कंपोज़िंग को फाइन आर्ट कहा गया है, जी। क्योंकि आदमी सोचता है और उस सिचुएशन के बारे में सोचता है जिसमें वो गाना आने वाला है, और बहुत ध्यान देके, ये पैशन का काम है देखिए, या तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, या तो आप बहुत घुस के काम कर सकते हैं। ये आपके पैशन के ऊपर है कि आप किस प्रकार का, क्या क्वालिटी का काम करना चाहते हैं। जी। तो ये है। तो एआई इज़ एन अनबिलीवेबल थिंग। मतलब जब से मैं कर रहा हूँ, तब से ये दौर जब मैं देख रहा हूँ, जब मैं काम कर रहा हूँ, जी। तो मुझे लगता है कि कमाल है यार, ये कैसे हो रहा है? मतलब कमाल ही है कि कंप्यूटर गाना बना रहा है। मगर उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे जो ह्यूमन एलिमेंट है, वो अलग हो जाता है उससे। तो जो कंपोज़िंग का है वो फाइन आर्ट ही रहेगा। जैसे एक जो शायर है, वो जो लिख सकता है सोच के, वो कुछ थॉट दे सकता है कंप्यूटर, मगर वो रवानगी नहीं दे सकता। जी। तो ये एक जो चीज़ है, इससे जो आर्ट है वो बचा रहेगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि सिंगिंग का बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कई तरह की वॉइसेज़ निकल गई हैं, सैंपल्स बन गए हैं। तो वो एक जगह है वो जो डेंजर में है इसमें। वो ज़्यादा डेंजर में है, क्योंकि वॉइस आप अ, कुछ अलग-सा बना सकते हैं। जी। और सिंगिंग जो है वो अगर आप खुद गाने, जैसे हम तो गायक फैमिली से हैं, तो हम खुद गाते हैं। जाने किधर ले जाए। तो वो गायकी अगर उसमें आ जाए, तो वो मतलब बहुत ही अजीब लगता है। अभी आपको बताऊँ कि जावेद साहब और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, हुँ। तो हमारे दिल में आया कि यार किशोर कुमार जैसा जो पुरानी मेलोडी आती थी वैसा बनाएँ हम। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत एक गीत लिखा, और उसपे मैंने बनाया बहुत सोच समझ के कि एक किशोर कुमार गाते तो कैसा होता है। तो गाना बहुत अच्छा बन गया, बहुत अच्छा उनका लिखा हुआ था, ज़ाहिर-सी बात है। तो उसमें हमने किशोर दा की आवाज़ डाली। ओके। तो वो उसका इतना खूबसूरत कलर आया, ऐसा लगता है कि ये जब अगर रिलीज़ कभी हो गया होता, तो वो अमर गाना हो जाता। तो एक किस्म का मज़ा भी आता है, इट ट्रिगर्स योर पैशन, कि ऐसा भी हो सकता है। तो
एआई भी कमाल कर रहा है, दिलवाले दुल्हनिया भी कमाल कर दिया पिक्चर ने, इतने साल चल गई ये पिक्चर। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। बस यही एक बात है कि अ, हमारा जो म्यूजिक है जतिन ललित का, वो लोग कहते हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, आप जैसे चाहने वाले लोग हैं म्यूजिक को, वो कहते हैं कि आर डी बर्मन के बाद जो म्यूजिक आया है, जी, जो कल्ट सेक्शन में गया है, वो जतिन ललित का music है। अनडाउटेडली। तो ये जो एक बात है जो लोग बोलते हैं, उससे इतनी खुशी होती है कि पूछे मत, क्योंकि हम तो आर डी बर्मन साहब के अंडर काम भी कर चुके हैं, जी। और कौन नहीं चाहता है उनका म्यूजिक। बहुत ही सुरीले फैमिली से थे, सचिन दा और पंचम दा दोनों, और हमारा तो बहुत एक रिश्ता भी रहा है, क्योंकि हमने उनके कोरस में गाने भी गाए हैं। जी। मेरी जो बहन है सुलक्षणा, उन्होंने गाने भी जी, गाए जी, हैं जी। मजरू साहब और आनंद बख्शी के पंचम दा के साथ। तो एक बॉन्डिंग हमारी थी, और जब हम लोग म्यूजिक भी दे रहे थे, तो पंचम दा को जब मालूम पड़ा कि ये वही लड़के हैं जो बचपन में मेरे गाने गा चुके हैं, परिचय के या अपना देश के, ये गुलिस्तान हमारा एक पिक्चर थी, और जी। जुगनू, इसमें तो उनको याद ही था, तो बहुत खुश होते थे, और हमेशा हमारी बात होती थी, क्योंकि पंचम दा भी वहीं रिकॉर्ड करते थे जहाँ हम रिकॉर्ड करते थे, फिल्म सेंटर में। ओके। तो हमको कुछ प्रॉब्लम होती थी तो दादा से पूछते थे, दादा ऐसा सब हो रहा है तो आप कैसे करते हैं इसको। तो बड़ा, बिकॉज वो तो वहाँ बहुत काम किए हुए थे, तो हमको गाइड करते थे कि नहीं, इसको ऐसा मत करो, इसको ऐसा करो। अच्छा। टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती थी वहाँ पे, अलग अलग रिकॉर्डर्स थे, उनका सिंक कभी कभी ठीक नहीं होता था, तो वो तो सब समझ गए थे। तो वो अपना जो नॉलेज है वो हमको इम्पार्ट करते थे कि इसको फिर अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको तुम ऐसा करो, तब ये नहीं होगा, और उसको खुद मॉनिटर करो। तो एक गाइडेंस बहुत रही है, और हम अपने आप को बहुत लकी समझते हैं, क्योंकि पंचम दा से जब पूछा गया था कि भाई ये जो नई जनरेशन म्यूजिक सुन रही है, इसमें आपको क्या लगता है, हम्म। तो उन्होंने सिर्फ हमारा नाम लिया था कि मुझे इन लड़कों में पोटेंशियल लगता है, ये अच्छा काम कर सकते हैं। तू वजह है इन सांसों की। ये जब कहा था उन्होंने, जब जो जीता का म्यूजिक उन्होंने सुना था नासिर साहब के साथ, ओके। तो ये उन्होंने कहा था, और ये भी उनका आशीर्वाद ही है। जी। तो मेरे साथ ललित पंडित जी हैं, और आज मैं कुछ ऐसी ट्रिविया शेयर करने वाला हूँ जो शायद बहुत कम लोग इनके बारे में जानते होंगे। तो सबसे पहला ये है, अगर आपने 1992 में जो जीता वही सिकंदर देखी थी, तो उसमें आपको जतिन ललित दोनों नजर आएंगे एक गाने में। ये बहुत कम लोग जानते होंगे, तो मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, तो आपने पहचाना उसे। ये जो गिटार जो बजा रहा है, जो प्यारा सा बच्चा, वो कोई और नहीं ललित जी खुद हैं। तो ये जो आप गिटार का जो केमियो है, जी। तो मैंने सुना ये जो गाना था दीवाने हम प्यार के, ये बड़ा ही खूबसूरत गाना था, दीवाने हम यार के, परवाने हम प्यार के। जो कि पिक्चर के और बहुत सारे गानों में दब गया, जी। लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल, एक तो दोनों भाई दिख रहे हैं, जी। और आई थिंक इसमें विजेता जी ने भी इस फिल्म में गाना गाया था। जी, जी, जी। तो एक पूरा एक फैमिली मतलब जो हमेशा एक्ट्रेस थी वो गाना गा रही थी, जो गाना गाने वाले वो एक्टिंग हाँ। कर रहे थे। तो मैं ये किस्सा आप चाहे बताएं कि कैसे ये एक्टिंग का कैसे इंस्टेंटली हुआ, कि कैसे था, कहाँ शूट हुआ ये गाना जो इसमें आप गिटार बजाते हुए हमें दिख रहे हैं। हमसे है सारा जहां। देखिए, इस गाने का सेट तो लगा था यहाँ फिल्म सिटी में, जी। और हुआ ऐसा था कि मंसूर साहब के साथ काम करते वक्त मैं ये बताऊं कि मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया है काम करने में, जी। वो मंसूर खान जी के साथ आया है। बहुत ही फेवरेट इंसान और फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं वो। बहुत हमारी एक ऐसी दोस्ती बन गई थी, और वो इतना एक लगाव हो गया था कि हम सेट में घूमते रहते थे। काम होता था तो भी थोड़ा सा करके फिर वापस फिल्म सिटी चले जाते थे, वहाँ पूरा सेट लगा हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने कहा, यार ये तो कॉलेज से अभी निकला है, इसको भी कपड़े पहना दो। अच्छा, लेकिन आप बड़े ना गाने में, अगर आप ध्यान से देखें इस वीडियो को, तो आप बड़े अनकंफर्टेबल लग रहे हो। नहीं, क्योंकि वो बजाना था अच्छा। उस वजह से। और आपने ये नहीं बताया कि वो पूरा गाना जो है बड़े भाई जतिन पे पिक्चराइज हुआ है, हाँ, वो तो डांस कर रहे हैं। हमसे है सारा जहां। क्योंकि वो स्टेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जतिन। तो मंसूर भाई ने बोला, बस जैसा स्टेज में करते हो वैसे ही इसमें करना है तुमको, तुम अच्छा। करो। तो जतिन ने परफॉर्म भी किया, पूरा गाना गाया भी जतिन ने वो। जी। रातों के अंधेरे में। ये इस प्रकार से हुआ, और मैंने सुना हमारे इसमें- बहुत सारे शॉट्स भी हैं उसमें। हाँ, बहुत सारे आपके शॉट थे। मैंने सुना इसमें शान भी है, फराह खान भी है, और क्या मुझे चाहता हूँ आप थोड़ा खुलासा करें, उसमें कौन कौन लोग इस गाने में दिख रहे हैं। देखिए, शान भी थे इसमें। एक्चुअली शान ने तो ऑडिशन भी किया था गाने का इसके, जी। और उस टाइम शान एकदम नए थे, हम लोग भी एकदम ही नए थे। तो बस एक काम चलता रहता था कि और वो कौन है आपके साथ जो बजा रहे हैं?
ये सब मुझे पहचान तो नहीं थी उनके साथ, वो सब जी। आर्टिस्ट ही थे, जूनियर जी, आर्टिस्ट जी। थे। ओके, ऑडिशन हुई थी उनकी, ये ओके। थोड़ा ड्रम बजाते हैं क्या? हालाँकि एक जो गाना टर्रटा ऐसा एक स्नेयर बजा हाँ, है, वो मंसूर खान खुद ने उन्होंने बजाया, वो ओह! खुद बजाते हैं ड्रम बहुत अच्छा। अच्छा। बहुत अच्छे म्यूज़िशियन हैं, ड्रम बजाते हैं, कीबोर्ड्स बजाते हैं। तो वो जहाँ से लाइट निकल रही स्नेयर में और वो जो बजाया है, वो परफेक्ट जैसा ड्रम का पिकअप था, वो वैसे ही बजाया उन्होंने, क्योंकि उनको उस चीज़ की समझ है। तो ये सब न्यूएंसेस हैं जो सिर्फ़ हम लोगों को पता है, क्योंकि हम तो साथ ही थे उस वक़्त। तो इस गाने के स्टार्ट में उन्होंने मुझे बोल दिया, तुम अपना बेस लाओ और खड़े हो जाओ यहाँ, और ये तुम्हारा बेस का सोलो ऐसे बजा दो। तो वो बजाया, तो बहुत फन माहौल में ये पिक्चर बनी है। फारा भी इसी जी। फ़िल्म से शुरू हुई हैं। पहला नशा पहला खुमार में उनको पहला अवार्ड आई मिला। थिंक उस जैसे गाना कोई बन नहीं सकता है आज भी। दैट इमोशंस। पहला नशा पहला खुमार। जी। आई थिंक नो सॉन्ग कैन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये गाना एक ऐसे लेवल पे लोगों को पसंद आया है और कुछ ऐसा बन गया जो कभी-कभी हो जाता है ऊपर वाले के आशीर्वाद से। इनफैक्ट इस गाने को बनाने के बाद मैंने उस डायरेक्शन में कभी बनाने की कोशिश नहीं की। मुझे मालूम था कि मैं जब बनाऊँगा तो ये ऑलवेज़ शॉर्ट फॉल करेगा, और आपने जी। सिर्फ मैं ही नहीं, ये कोई भी नहीं बना पाया है उसके बाद। और एक वो गाना मिसाली है, मैं कह कर रह जाऊँगा कि टाइमलेस हो गया वो गाना, और इस गाने की वजह से आप यकीन मानिए, मुझे आदि चोपड़ा ने एक बार बताया था कि ये गाना और इनका म्यूज़िक इनको इतना पसंद आया था, ये शायद कॉलेज में थे उस वक़्त, जी। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि ये जब पिक्चर बनाएँगे, तो हम इनको म्यूज़िक डायरेक्टर लेंगे। तो ये मुझे आदि ने बताई थी बात बहुत बाद में, और फिर नेचुरली हमने फिर 3 साल बाद जो जीता के डीडीएलजे की। जी। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बट एक ललित जी, आपकी एक फ़िल्म में मुझे लगता है कि उसका गाना आप आई थिंक यू स्टार्टेड योर करियर विद दैट फ़िल्म, यारा दिलदारा। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम। जी, उसके गाने आज भी मुझे आसिफ शेख मिलता है, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ वो क्या फ़िल्म थी, बिकॉज़ आई वाज़ इन स्कूल एट दैट टाइम। जी। उसके गाने थे जो मुझे लगता है लोग उस फ़िल्म के बारे में इतना बात नहीं करते। वो कहीं न कहीं आपकी फर्स्ट फ़िल्म थी जी, बिल्कुल, 91 की। बिल्कुल, हाँ। बट उस गाने में एक अलग रॉनेस था। उसके जो गाने हैं, तुम ही हमारी मंजिलो माय लव, हाँ। या फिर बिन तेरे सनम। जी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम। उसके बाद ऑफ कोर्स आपने योर बेस्ट इज़ उसके बाद आया, बट यारा दिलदारा बिकॉज़ इट वाज़ योर फर्स्ट फ़िल्म। हाँ। उसके गानों में जो एक रॉनेस थी, मतलब इट वाज़ नॉट अ बिल्कुल, फिनिश्ड बिल्कुल सही प्रोडक्ट। बात बोल रहे हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप। ये मैंने गाने तब बनाए थे जब मैं खुद कॉलेज में था, और ये जब गाना बनाया था, तब ये मैं उस टाइम कंपोज़र भी नहीं था। जी। मगर ऐसा हुआ था कि एक इत्तेफ़ाक हो गया कि सुलक्षणा दीदी मुझे ले गई थी इंग्लैंड, एक कुछ शोज़ के लिए। तो वहाँ मेरे कुछ दोस्त बन गए और मैंने उनको बोला मैं कुछ गाने रिकॉर्ड करना चाहता हूँ भाई, मेरे पास कुछ बनाया हुआ है मैंने। तो वो मान गए गाने रिकॉर्ड करने के लिए, अंग्रेज़ म्यूज़िशियंस मुझे ओके। चाहिए थे, वो भी मुझे मिल गए। तो जब रिकॉर्डिंग पे बात आई तो मैंने जतिन को भी इंडिया से बुला लिया। इनफैक्ट हमारा जो साथ है, वो यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि मैंने कहा जतिन को कि कुछ और गाने क्योंकि लेके आ इससे जाओ। पहले आपके बड़े भाई और जतिन जी साथ में काम करते थे। आप दोनों का एसोसिएशन आई थिंक इसी फ़िल्म से शुरू हुआ है, इफ आई एम जी, नॉट जी, बिल्कुल, मिस्टेकन। बिल्कुल। तो बड़े भाई तो आ नहीं पाए, मगर जतिन आ गए थे, ओके। उनको मैंने बुलवा लिया था, और फिर हमने मिलके ये गाने रिकॉर्ड किए। तुम ही हमारी मंजिल हो और बिन तेरे सनम, और एक गाना था चाँद तारे, जो कि इसमें ही रिकॉर्ड हुआ था, हमारी एक एल्बम बनी थी, ओके। और वो गाना रिकॉर्ड हुआ था बाद में यस बॉस में, जो कि बहुत बड़ा हिट हुआ। तो ये 3 गाने मैंने बनाए हुए ओके। थे, और जतिन ने भी बनाए गाने, और फिर हमने बॉम्बे में भी बनाए। तो हुआ ऐसा कि ये पिक्चर में इस प्रकार से गए कि ये जो एल्बम है हमारी तो नहीं चली। और हम लोग सोचे चलो ठीक है, नहीं चली हो तो ऐसी यूनिवर्सल, हमारे बहुत अच्छे पहचान के दोस्त हैं मिस्टर विजय लाजरस, जिन्होंने खामोशी भी प्रोड्यूस जी, की जी, थी। जी। तो उन्होंने ये रिलीज़ की थी। फिर बाद में ऐसा हुआ कि हमारे दोस्त थे, बहुत अच्छे राइटर्स मिर्ज़ा मिर्ज़ा ब्रदर्स, ब्रदर्स। उन्होंने कहा भई हम एक पिक्चर बना रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम्हारे पास इतने अच्छे गाने पड़े हैं, ये हमको दे दो, तुम्हारा नाम दे देंगे पिक्चर में, और इसको हम गाने देखते हैं कैसे हैं।
और फिर बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि इसको लिखने के लिए मजूर साहब आ गए थे हमारे साथ, जो ओके। हमारे साथ बहुत काम किए जिनके, जो जुड़ गए थे हमारे साथ। तो मजूर साहब के लिखने से और ये पिक्चर में आ जाने से ये गाने फोकस में आ गए। और मुझे लगता है बिन तेरे सनम आफ्टर somebody has told me that it is one of the most remixed song ever। इट इज इतने लोगों ने इसको remix रीमिक्स किया। किया, इसको अपना-अपना वर्ज़न बनाया और ये लोगों को इतना पसंद आया। और इसमें फ्रेशनेस इसीलिए थी क्योंकि ये फ्रेश आदमी का गाना ही था। मैं पहली बार कंपोज़ किए थे ये सब वो गाने। दिखता था एंड आई थिंक वही उसकी ब्यूटी भी थी। वो एक रॉनेस जो ब्यूटी होती है और इनोसेंस जो होता है, तो वो एक प्राइसलेस चीज़ होती है म्यूज़िक में, मैं ऐसा मानता हूँ। आना ही पड़ा सजना 90s में आपने इतने गाने बनाए, लेकिन साल 2000 में आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से एक अनोखी फिल्म लेकर आए, मोहब्बतें, अगेन शाहरुख। हाँ, बट उसमें अच्छी बात ये थी कि आपने बहुत सारे नई आवाज़ों को आपने लॉन्च किया था, जी, तो जी, कुछ जी। बहुत सारे नए चेहरे, उस वक़्त नई सदी बदल रही थी, जी, म्यूज़िक जी। बदल रहा था और कुछ-कुछ मुझे लगता है मोहब्बतें में आपका टेम्पो चेंज हुआ था, जी। थोड़े गाने का। हाँ, जैसे हाँ। मेरा तो उस एल्बम का फ़ेवरेट गाना पैरों में बंधन है। तो व्हाट डू यू फील अबाउट हाउ मोहब्बतें वाज़ लाइक अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर Let me tell टुगेदर? you one fact about मोहब्बतें, because that is an important factor which has never happened. It was the most difficult album that we have done in our life. एक तो देखिए प्रेशर बहुत था, दिलवाले के बाद आदित्य चोपड़ा साहब पिक्चर बना रहे थे, जी। उसका म्यूजिक करना था और दिलवाले इतनी बड़ी हिट हो गई थी म्यूजिक की, हम क्या कहें उसके बारे में। और दूसरी बात ये थी इसमें नए कैरेक्टर्स थे 6, हुँ, हुँ। हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन, फिर शाहरुख साहब और ऐश्वर्या थी। उनका हर गाने में प्रेजेंस था हुँ। और फिर बच्चन साहब का भी प्रेजेंस आता था कोई कोई गाने के जी। क्लाइमेक्स में। जी। तो उसको कंस्ट्रक्ट करना, इसको बनाना और उस मूड से बनाना कि तीनों जो लव स्टोरी चल रही हैं हुँ। वो अलग अलग मूड की हैं। हुँ। किसी कोई एक विधवा है, कोई एक कॉलेज की यंग लड़की है, कोई एक मस्ती वाला लड़का है। इनका कॉम्बिनेशन और इनके कैरेक्टर के हिसाब से हर गाने में अंतरे बनाने थे। तो हर गाने में तीनों अंतरे जो हैं वो अलग अलग होते थे, एक्सेप्ट जो गाना है हमको हमी से चुरा लो, जिसका एक ही अंतरा था, जी। बहुत खूबसूरत। तो इसमें बहुत मेहनत हुई थी। इनफैक्ट ये पिक्चर करते करते आप यकीन मानिए मैं बीमार पड़ गया था और जतिन भी बहुत परेशान हुए थे क्योंकि उनको जिम्मेदारी दे दी थी इन नए सिंगरों को ट्रेन करने के लिए। अच्छा। तो वो महीनों महीनों रिहर्सल कर रहे थे और बहुत मेहनत की उसमें भी उन्होंने, क्योंकि ये वो ज़माना है, याद रखिए, जब सबको साथ में गाना पड़ता था। हाँ। तो अगर 6 में से एक ने भी मिस्टेक की सिंगिंग में एटलीस्ट, तो ओके। पूरा वापस रिकॉर्ड करना पड़ता था हमको। तो उनकी रिहर्सल बहुत होती थी। यहीं इसी रूम में उदित जी भी आते थे और वो सिंगर्स भी आते थे रात को और हम लोग रिहर्सल करते थे गाना। उदित जी अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर करते थे, हम लोग भी करते थे कि कैसे इसको लेके जाना। इसका एक बहुत छोटा-सा वीडियो है, आप देखिएगा यूट्यूब में जी। कि ऑल द सिंगर्स आर सिंगिंग टुगेदर दिस सॉन्ग। एक की लाइन आ रही है फिर दूसरे की आ रही है। तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हुई थी इसमें। और अ, ये पिक्चर भी बड़ी मुश्किल थी कि इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ ये सिर्फ आदित्य चोपड़ा साहब ही बना सकते थे इस पिक्चर को। जिस हिसाब से, जिस इंटेंसिटी से इन्होंने बनाई थी और जिस फोर्स में म्यूजिक हुआ है, ये मैं आपको बता ही नहीं सकता कि क्या एक्सपीरियंस था वो। जी। तो आज हम लोग कुछ मैंने कहा कि अलग इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो जो दोनों भाई थे जतिन ललित, उन्होंने अनोखा ये भी किया और आपने भी ये किया, आपने कई एक्टरों को गवाया। आमिर खान को आपने गवाया, आपने संजय दत्त को गवाया और शाहरुख का भी इसमें लाइन था, एक लड़की सी अनजानी सी। लड़की बड़ी अनजानी है। तो कहीं न कहीं एक्टर्स को जब गवाना, जो आपने जो 3 बड़े-बड़े वो भी थे, बड़े-बड़े एक्टर्स को आपने गवाया, तो आई थिंक दैट आल्सो क्रेडिट गोज़ टू यू कि आपने इन एक्टरों से सिंगिंग करवाई। जब एक एक्टर गाता है तो ही हैज़ टू ब्रिंग हिज़ कैरेक्टर आल्सो विद दैट वॉइस। सो जैसे संजय दत्त हुआ या आमिर खान हुआ या फिर शाहरुख की जो जी, लाइन थी, जी। मैं 3, तो कितना मुश्किल या आसान था इनके साथ इनको गवाना? एक्सेप्ट फॉर आमिर, जिन्होंने बहुत रेसल की थी आतिका खंडाला। ए, क्या बोलती तू? शाहरुख ने तो बहुत एक्सटेम्पो बोला है। एक हमारी पिक्चर थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, उसमें उन्होंने एक आई एम द बेस्ट गाने में उन्होंने एक डायलॉग बोला था एंड में। वो इतना अच्छा बोला था कि पूछिए मत। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि अभिजीत से हो जाए हाँ, हाँ। और शाहरुख भी सेट में थे रिकॉर्डिंग में, उनकी अच्छा। होम प्रोडक्शन थी। The best, I'm the best, I'm the best. तो उनको पसंद नहीं आ रहा था कि यार ये क्या कर रहे हैं यार, और वो मेरे कान में बोलते थे क्योंकि हमारा तो इंटरेक्शन होता है सिंगरों के साथ, उनका इतना इंटरेक्शन जी, नहीं जी, होता। जी। तो हमको बोल रहे थे यार ये क्या कर रहे हैं यार,
यस यस यस, कम ऑन गिव मी वन मोर टाइम, आई एम द बेस्ट, ऐसा था। Oh, yes, 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 yes. Say it again. शाहरुख को फिर वो बोला, ये वो मुझे उन्होंने कान में बोला, यार ये मैं कर देता हूँ। तो मैं बोला प्लीज प्लीज, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और उन्होंने जो, बिकॉज ही अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन, ही नोज द एनर्जी दैट इज गोइंग टू इमोट द सीन इन। तो उन्होंने एक दो टेक में इतना अच्छा बोला कि वो उस फिल्म में रह गया। और ये जो मोहब्बत का है, मोहब्बतें का जो डायलॉग है, ये पूरे आदित्य चोपड़ा साहब का लिखा हुआ है, आप जानते होंगे। एक लड़की थी अनजानी सी, आंखें खुली हो या हो बंद, ये तो वो खुद एक्टर हैं, उनको बहुत अच्छी आवाज़ है। लता जी का आपने इंटरल्यूड बीच में मिक्स किया, वो आज भी इतना मतलब आज भी सुन के हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो भी एक पीस भी जो था जहाँ पे वो दोनों डांस करते हैं और रेन का माहौल है, वो पीस भी बहुत ला 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 ला। आई थिंक वो यशराज की लाइन भी रही कई दिन। हाँ, तो बहुत ही वो खूबसूरत बना था। और उस पे बहुत अदीस जी ने कहा था कि ये पहले मुझे पीस चाहिए, फिर मैं उसको शूट करूंगा। ओके एंड ही हैड नरेटेड कि कैसे, हाउ ही वांट्स टू पिक्चराइज, और क्या होने वाला है, किस टाइम होने वाला है, और फिर सितारा आएगा, फिर ये आना चाहिए। तो उसको कंस्ट्रक्ट करने में बहुत एक फाइन ट्यूनिंग जो हुई थी, और फिर जिस हिसाब से उन्होंने पिक्चराइज किया उसको, वो हैंड इन ग्लव वाली बात हो जाती है कि एक डायरेक्टर का परफेक्ट विजन एंड द वे ही एक्सप्लेन कि कैसे इसको लेके जाना है, जी। और फिर द वे ही पिक्चराइज इट इज अ मास्टर शॉट ऑफ अ प्रोसेस दैट हैपेंड, आई मस्ट से। लता जी की आवाज़ चाहिए, फिर वायलिन सोलो बजेगा, और फिर ऑर्केस्ट्रल, और फिर कोरस आएगा बहुत बड़ा, ब्यूटीफुली डिजाइन। आई लव दैट पीस। तो मेरे साथ ललित जी हैं, और आज मैं आपको बता दूं कि जो इनका परिवार है वो एक कला से जुड़ा हुआ परिवार है। तो कला इनकी खून में है, तो चाहे इनके पिताजी हो, इनके अंकल हो, इनकी बहन हो, तो पूरा परिवार हमेशा कला से जुड़ा रहा है। तो आई वांट यू पीपल शुड नो दैट यू 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 हैव अ लेगेसी, एक विरासत आप लेकर आए थे, उसको आगे बढ़ाया। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा आप अपने परिवार के बारे में बताएं, बिकॉज एक बड़ा खूबसूरत सा फैमिली ट्री है आप सब लोगों का, जिसमें एक्टर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, म्यूजिक कंपोजर्स भी हैं, यू नो, लेजेंड्स आर देयर। तो मैं चाहता हूँ कि आपके पिताजी, आपके दादाजी, पंडित जसराज, सुलक्षणा जी, विजेता जी, पूरे इतने सारा जो इतना जी, बड़ा जी, परिवार है, तो थोड़ा बहुत बताएं ही- आपकी इस विरासत के बारे में। देखिए, ये हमारी फैमिली को मुझे लगता है बहुत बड़ा ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हमारे जो जो फैमिली है, हमारा घराना है, मेवाती घराने के हम जी। हैं, और क्लासिकल बैकग्राउंड है हमारा, मेवाती जी। घराना है, और क्लासिकल सिंगिंग बैकग्राउंड है। मेवात यानी हरियाणा का जी शहर। जी, हरियाणा। तो वहाँ से हम आते हैं, और वहाँ की सिंगिंग जो है वो हमारी सिंगिंग है। तो पिताजी, दादाजी, हमारे छोटे दादाजी, और पिताजी के 4 भाई हम्म, बहुत ही महान गायक लोग थे। जसराज जी को आप जानते ही हैं। जी। और मेरे पिताजी जो हमारे गुरु थे, पंडित प्रताप नारायण जी, जो जिन्होंने जतिन को भी सिखाया, मुझे भी सिखाया। क्योंकि श्रद्धा और यश ने तो कोशिश की आपके परिवार से, जी। पर आगे कौन कौन है जिन्हें हम देख सकते हैं आपके नहीं, फैमिली से? श्रद्धा और श्वेता दोनों बहुत अच्छा गाती हैं। इनफैक्ट पिताजी के लास्ट स्टूडेंट वो हैं, जी। और बहुत ही अच्छा गाती हैं दोनों। मतलब वी आर प्राउड ऑफ दोज गर्ल्स। और जतिन के भी बेटे बड़ा अच्छा गाते हैं, Okay. राहुल, बहुत अच्छी आवाज़ है, गुड लुकिंग भी है, और मेरे बेटे भी बहुत अच्छा काम करते जी, हैं। तो अभी हम आप- नई जनरेशन का अब स्वागत नई करेंगे जनरेशन पंडित तो परिवार से। आएगी। हमारा ये है कि इनफैक्ट एक बार मुझे ऋषि कपूर साहब ने कहा था, जी। वो थोड़ा डांट रहे थे मुझे, जतिन और मेरे स्प्लिट में, कि क्यों ऐसा कर रहा है, और वो बड़े थे हमारे, तो जी। एक हक भी था उनका, और उनके साथ पिक्चरें भी कर रहे थे हम लोग काफ़ी। तो उन्होंने कहा था, तुझे पता है, एक तेरी फैमिली है और एक मेरी फैमिली है जो जनरेशन से काम कर रही है, ऐसे इंडस्ट्री में फैमिली नहीं है। जी। तो मेरे को रियलाइज हो रहा, एंड ही न्यू ऑल अबाउट द फैमिली। और उन्होंने सुलक्षणा जी के साथ काम भी किया हाँ। पिक्चर में। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि हमारी भी जो फैमिली है वो इम्पैक्ट है इसका इंडस्ट्री में। और हम दोनों भाइयों ने जो काम किया, वो बहुत एक ऐसा काम किया है कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, कि हमने जितना भी काम किया। इनफैक्ट जो हमारी लास्ट पिक्चर थी फना, वो भी नॉमिनेशन में आई, उसके हमको अवार्ड्स मिले, और वो भी वन ऑफ द टॉप म्यूजिक में आता है जतिन ललित के। सो राइट फ्रॉम यारा दिलदारा टू फना, ऑल द फिल्म्स दैट वी हैव डन, वी हैव नेवर गॉन डाउन इन आवर करियर कि काम नहीं है, कोई बड़ी पिक्चर नहीं है।
वी हैव ऑलवेज बीन ऑन टॉप एंड विदाउट एनी पॉलिटिक्स। हम किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा जाते नहीं थे, मतलब जो हमारे फ्रेंड होते थे उनके वहाँ जाते थे प्रोड्यूसर्स वगैरह के साथ, या हमारे हीरोज़ के साथ बहुत अच्छे हमारे रिलेशन रहे हैं, सब लाइक करते थे। तो उस हिसाब से हमको काम मिलता था, हमको ऐसा नहीं मिलता था कि यार इनको दें कि ना दें, ऐसा नहीं था। सबकी होम प्रोडक्शंस की हैं, अजय देवगन के साथ हमारा बड़ा अच्छा काम आया था, बहुत मज़ा आया उनके साथ भी काम करके। और बहुत पैशनेट मैंने देखा है जितने एक्टर्स हैं, सनी देओल, शाहरुख, आमिर साहब, सलमान इज़ सो पैशनेट अबाउट म्यूज़िक, बहुत शौक है इनको। तो इनके साथ इंटरैक्ट करने में, इनके साथ बैठने में मज़ा आया एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि म्यूज़िकल लोग हैं ये लोग। ये दुनिया जानती नहीं मगर बहुत म्यूज़िकल लोग हैं। आपका एक और गाना है मुन्नी बदनाम हुई, वो आपने बाद में कंपोज के सलमान का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं आइटम सॉन्ग से इस तरह के टैंटलाइजिंग नंबर्स हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म में एक अलग एक अलग रस डालते हैं वो भी। तो हाउ वाज कंपोजिंग मुन्नी बदनाम हुई, बिकॉज इट इज वेरी डिफरेंट यू हैड डन इन द पास्ट। बिल्कुल। This song came out of desperation, I must say that, because after me and Jatin split, this was going to be an evident problem that the career would have fallen down, which it did, and which we expected also. So 2006 से लेकर 2004 तक I had done films. I did work with Mukesh Bhatt. I did a film for my friend Vikram Bhatt, and I did more films for. I did a film for Baba Films, गोवर्धन तनवानी जी। तो कुछ काम जरूर किया मगर ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था। तो एंड आई वांटेड टू वर्क, आई वांटेड टू कीप डूइंग वर्क, एंड आई स्टिल डू। मेरी अभी लास्ट मंथ ही पिक्चर रिलीज हुई है, मन्नू क्या करेगा, जिसका म्यूजिक बहुत अच्छा लाइक किया लोगों ने। तो मैं करना चाहता था। जतिन चले गए यूएस उसके बाद, और वो आते जाते रहते हैं, काम करते हैं अपना वो भी, मगर मैं सोच रहा था कि मैं कैसे, हाउ डू आई ब्रेक इनटू इट, बिकॉज ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि दो इतना प्रोमिनेंट नेम, अ ब्रांड नेम ब्रेक्स अप एंड देन समथिंग हैपेंस टू वन ऑफ देयर कैरियर। बट बिलीव मी, आई हैव डन, बाय नाउ आई हैव डन 30 फिल्म्स इंडिविजुअली, which is very creditable, and considering that a big brand broke up and I again stood up, that standing came from मुन्नी बदनाम, because I was thinking कि मैं कैसे करूँगा। तो मैंने बोला कि एक ऐसा गाना बनाता हूँ जिससे यार जिंदगी का कांटा हिले काम का। तो ये बन गया, और बहुत टाइम से बना और बहुत अच्छा बन गया, मगर आई नीडेड अ गुड फिल्म। तो अरबाज मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ एक पिक्चर मैं कर रहा था, मेरे ख्वाबों में जो आए। तो हम लोग मिले, तो मैंने उनसे कहा यार मैं बैठना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे गाने हैं। तो वो बोला मैं आ जाता हूँ। तो दैट टाइम ही वाज प्लानिंग दबंग। तो वो जब आए तो उन्होंने बोला देखो यार मेरा म्यूजिक तो हो गया, बट हमको एक ऐसा पावरफुल गाना चाहिए जो पूरे म्यूजिक को खींच ले। हमारा म्यूजिक थोड़ा सा ढीला है, स्लो म्यूजिक है थोड़ा, कोई ऐसा इंजन टाइप का गाना है क्या? तो मैंने कहा मेरे पास एक गाना है, मगर वो सिर्फ सलमान करेंगे तो मैं दूंगा गाना। वो बोले एक बार सुनाओ तो सही मुझे। तो मैंने सुनाया गाना मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो गिर गए इतना मस्ती में। बोले ये क्या चीज बनाया यार, एंड ही कंप्लीटली लव द सॉन्ग एंड ही सेड ये हम लोग करते हैं गाना। तो उसमें सलमान का प्रेजेंस होना एक गाने में बहुत बड़ी बात होती है। होल सच अ और फिर पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई। ये गाना वाज द सॉन्ग ऑफ द ईयर। इस गाने में मुझे 42 अवार्ड्स मिले। एवरी अवार्ड आई गॉट द अवार्ड फॉर इवन राइटिंग द सॉन्ग। सो दिस वाज अनबिलीवेबली a big hit, and उससे फिर then I started getting work, and I've been working since then. It's been many years now, but God has been very kind. मुझे लगता है कि जब आप कुछ करना चाहते हो और आप ठान लेते हो कि मुझे ये करना है, तो ऊपर वाला भी साथ देता है आपका। तो वही हुआ। और उस दौरान कोविड के टाइम से मेरे बेटों को भी मैंने दे आर वेरी गुड म्यूजिशियंस, दे हैव बीन लर्निंग सिंस चाइल्डहुड। दोनों साथ कर रहे हैं काम। वो आप देखिए, आई एम नॉट सपोज्ड टू से। तो वो एक्टिंग में जाएंगे कि सिंगिंग में? वो भी आप देखिए। अच्छा, ओके, आई कांट से जी, बट दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके, एंड दे आर डूइंग वर्क एंड दे आर लर्निंग आल्सो। ओके, तो वो ये स्टेज में, एंड दे आर वेरी यंग बॉयज नाउ। जी।
तो अब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक देम आल्सो फॉरवर्ड। और बहुत मज़े का मूड है अभी। मैं अपनी पिक्चरें कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको जल्दी पता पड़ जाएगा। तो आई थिंक व्हाट डू यू थिंक ये जो जेन जी है, क्योंकि आपके बेटों के साथ काम कर रहे हैं, ये जो जनरेशन जो है हमारी थोड़ी सी इम्पेशेंट है, बट दे वेरी स्मार्ट समवेयर। आई थिंक वो एक इनबिल्ट चिप इन बच्चों में लग के आती है। तो आपको क्या लगता है, दिस जनरेशन इज इट द जेन जी जनरेशन करंटली इज डिफिकल्ट टू प्लीज, but they are very they are too smart to be taken for granted. Yes, and that's a nice thing. I think both me and Jatin, when we were working, we were हमने बहुत मुश्किल के दिन में काम किया है हमने। मतलब वी हैड नो चॉइस बट टू मेक आवर लाइव्स। तो हमारे पास ऐसा नहीं था कि हम हमारे फादर ने कोई हमारे लिए घर छोड़ दिए, जायदाद छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं था। वी हैड टू बी स्टैंडिंग ऑन आवर फीट वेरी सून। तो हमने स्ट्रगल किया है। और स्ट्रगल करने वाला आदमी जो होता है वो किसी हिसाब से बड़े लोगों के साथ बैठता है तो थोड़ा दब जाता है। जैसे नासिर हुसैन सामने बैठे हैं या चोपड़ा साहब बैठे हैं, तो हमको जो पैसे जो हमारे होते थे वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होते थे। एंड वी यूज्ड टू थिंक कि कोई बात नहीं यार, हमको इनके साथ बैठने का ही मौका मिल रहा, हम लोग क्या थे, और इनके साथ काम करेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा रास्ता। तो हमने पैसे का मुंह नहीं देखा। मगर अब की जो जनरेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले के। नहीं, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक ये उनका अपना देखने का एक नज़रिया है। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमको भी देखा है कि कैसे मुश्किल से करते I think करते they're very करते practical generation. very practical, and they are very hardworking. They don't compromise on their work, and they know how to do the right thing, and they are more confident than we were. अब ये बात और है कि हमारे गाने इतने बड़े बड़े हिट हो गए, हमारा एक जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना बड़ा हो गया है कि लाइफ इज इजी नाउ। But they have their own vision, the newer generation. They know what they want and they know how to get it. Yes, that's So true. that's how this is going to be. आपकी और आपके ब्रदर की कहानी सुन के मुझे आपकी फिल्म का वो गाना याद आता है, रूठ के मुझसे कभी। रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे। जी, आई डोंट नो वो गाना दो भाइयों के बीच की ही। तो हाउ डिड दैट सॉन्ग हैपन? दैट वाज वेरी इमोशनल सॉन्ग एक्चुअली। देखिए ये तो मजू साहब ने कमाल किया इसमें। तो ये मैं आपको बताऊं, ये जब गाना हम सुनाते थे, दिस वाज वन ऑफ मंसूर फेवरेट सॉन्ग, बट ये सैड गाना था। जी। नहीं, ये रोमांटिक गाना था। अच्छा, ये रोमांटिक गाना था। रोमांटिक गाना था। तो जब एक बार डिस्कशन हो रहा था, आमिर खान साहब भी थे, उनकी बहन थी मंसूर साहब की नुज़रत, अच्छा। नासिर साहब उनकी वाइफ, और मजू साहब, हम सब बैठ के वी वर गोइंग थ्रू द सॉन्ग्स, ऑल द ऑप्शंस। तो ये गाना जो था ये था, दिल दीवाना मेरा जाने क्यों ना माने अभी, तुमसे कहते हैं सनम दिल के अरमान सभी, दिल दीवाना मेरा। ये ऐसा ये वर्ड का डमी वर्ड था। तो ये रोमांटिक फील ही देता है। जी। तो ये गाना उन्होंने बोला यार इसमें रोमांस, इसमें वो डेप्थ नहीं है जो सिचुएशन में चाहिए। ओके। तो मजू साहब ने बोला नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, ये जो गा रहे हैं इसको मैं पहले लिखता हूँ, ये गाने की शक्ल चेंज हो जाएगी। ये उतना कॉन्फिडेंटली बोला था। तो मजू साहब का मतलब बहुत, उनका तो बहुत प्यार था नासिर साहब के साथ। तो मजू साहब के कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला अच्छा आप मजू साहब आप लिखिए इसको। तो उन्होंने जो लिखा उससे वो गाने की शक्ल बदल गई। रूठ के हमसे जब चले जाओगे तुम, ये ना सोचा था इतने याद आओगे तुम। उन्होंने मतलब ये गाना हर एक पे फिट होगा। मतलब इतना अच्छा लिख दिया उन्होंने कि ये गाना में वो बात आ गई जो सिचुएशन में थी, और फिर बहुत बड़ा हिट हुआ। और आपको बताऊं, ये लोग अक्सर जतिन और ललित की बात करते हैं कि ये दोनों भाई के बीच का गाना है और ये सिचुएशन, वो ऐसे बट ये कंपोज जो किया है वो तीसरे ने किया है, बड़े भाई की कंपोजिशन है, मंदिर जी का। हाँ। अच्छा। तो ये मतलब ये गाने में तीनों हम लोग इन्वॉल्व थे। मंदिर भाई का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे लाइफ में। बहुत ही जबरदस्त कंपोजर रहे हैं वो, तभी तो इनकी जोड़ी थी मंदिर जतिन। जी। अभी अलग बात है कि मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे और जतिन में एज गैप का बहुत है, काफी है। जी। बीच में दो बहनें। तो आप और विजेता आपसे बड़ी है?
विजेता से भी एक बड़ी सिस्टर थी जी, हमारी, संध्या संध्या जी। जो गुजर जी, गई। जी, जी। तो जतिन के बाद संध्या, फिर विजेता और फिर लास्ट मैं हूँ। तो एक एज गैप का भी एक प्रॉब्लम रहता था हमारा, क्योंकि वो बड़े थे तो एक अलग सी सिचुएशन थी हमारी। मगर ये बात ज़रूर है कि इनिशियली करियर में हमारे बड़े भाई भी बहुत साथ देते थे। वो जी। सोचते थे कि निकल जाए दोनों, कोई तो निकले घर से, क्योंकि घर में सब जो थी दोनों फीमेल काम कर रही थी, विजेता और। मगर फिर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और फिर हमने बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया। जी। तो आज बहुत मज़ा आया, ढेर सारी हमने बातें शेयर की, तो एक बार फिर से बधाई आपको। 35 साल है, हम अगले 60 साल में दोबारा आई थिंक थैंक यू, डीडीएलजे पे बात करेंगे। बिल्कुल। एंड ऑल्सो 25 साल हो गए हैं, मोहब्बतें को मैं गिनने जाऊँगा तो आपकी हर फ़िल्म ने कोई ना कोई बिल्कुल, रिकॉर्ड बना बिल्कुल, लिया हाँ। होगा। देखिए साल तो काफ़ी गुज़र गए हैं, मगर लोग याद करते हैं, ये एक बहुत जी। अच्छी चीज़ है। और ये जो म्यूज़िक है, ये एक ऐसी जगह पा गया कि ये देखिए रेडियोज़ में 90s के शोज़ होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा गाने हमारे बजते हैं। 90s के शोज़ हो रहे हैं लाइव, जहाँ सिंगर्स जतिन ललित के गाने गा रहे हैं। और बस यही है कि हर सिंगर के जो लाइव के बेस्ट गाने हैं, जो हमारे साथ जिन्होंने काम किया है, उसमें हमारा कॉम्पोज़िशंस आ जाती हैं, उनके अवार्ड्स में हमारे अवार्ड्स आ जाते हैं। जी, लता जी से लेकर अभी जितने भी मैं सारे आई थिंक सारे सिंगर्स के साथ अब गा चुके हैं, आई थिंक पिछले 3 दशक के। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है। आई थिंक कहते हैं ना, म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, सो वी बिल्कुल। शुड प्ले ऑन। यस थैंक यू अमित। सो मच पंडित जी, आपसे बात करने का थैंक यू, हमेशा थैंक यू सो जब भी मच। आपसे हमारे इंटरव्यू में करने आता हूँ लंबा खिंचता चला जाता है, क्योंकि बातों का जो ये कारवां है जी, कभी थमता नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। तो ऑल द बेस्ट, एंड इसी तरह संगीत में आपका योगदान हमेशा रहे, हम यही कामना करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।